हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा था? सर, हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट कर रहे थे। क्या क्या पढ़ लिया था मुझे एक बार बताओ। सर, हमने लेक्चर 1 में देखा था डिटर्मिनेंट्स के कुछ बेसिक्स और डेफिनेशन, और साथ में हमने लेक्चर 1 में एक्सपांसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स को भी कवर कर लिया था। लेक्चर 2 में सर, लेक्चर 2 में हमने एक्सपांसिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की दो आसान सी मेथड देखी थी। कौन कौन सी थी वो मेथड? सर, एक तो सारस रूल था, ठीक है, दूसरा विंडो रूल, ठीक है, ये दो चीज हो गई। और थर्ड लेक्चर में हमने क्या करा था? सर, थर्ड लेक्चर में हमने माइनस फाइंड करना सीखा था, कोफैक्टर फाइंड करना हमने सीख लिया था किसी भी डिटर्मिनेंट का। फोर्थ लेक्चर में क्या किया था? सर, फोर्थ लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को पढ़ा था। वही एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने हैं, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, प्री मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने फोर्थ लेक्चर तक कवर कर ली थी। फिफ्थ लेक्चर का बताइए। सर, फिफ्थ लेक्चर में हमने क्या करा था? मिसलेनियस क्वेश्चन लगाए थे। मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या किया था? सर, 1, 2 और 3 और फोर्थ लेक्चर के जितने भी क्वेश्चन बनते थे उसको हमने फिफ्थ लेक्चर में कवर किया था। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में सर, लेक्चर नंबर 6 में हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया था। ठीक है भैया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसके जस्ट पहला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 7, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सर, उसमें हमने पढ़ा था नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जहां पर हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, हाँ, उसका जो नेचर होता है, नेचर मतलब सर या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, या फिर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल सकते हैं, या फिर लास्ट वाला जो केस बनेगा उसमें ये हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन मिले ही ना, मतलब नो सॉल्यूशन वाला केस बन जाएगा। तो लेक्चर 7 तक की हमारी ये कहानी थी। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले? यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है उसको आज के लेक्चर में हम समझेंगे। उस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा आज क्लासरूम में, और इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। बस यही था ना, इसके अलावा और कुछ चीज़ें है क्या इसमें? नहीं सर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में यही आएगा, सॉरी, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन में। वैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आपको एक बात बता दूं मैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अभी कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट होता है बताइए, सोच के बताइए, फिर मैं जवाब दूंगा कि भैया ये कन्फ्यूजन क्यों होता है। सर, नाम का कन्फ्यूजन, हाँ बिल्कुल, नाम का देख तो कन्फ्यूजन होता ही है। साथ में सर, हम आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते उस सिस्टम को कि वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है या फिर वो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, इसको हम पढ़ेंगे ना, वेट करो थोड़ा सा, इसको हम पढ़ने वाले हैं। पहले एक एग्जांपल देता हूँ, उसकी मदद से आपको ये जो आपका डाउट अभी क्रिएट हुआ है ना, इसको हम समझते हैं। थिकनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई है, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1z लिख देता हूँ मैं, इज इक्वल टू d1 लिखा हुआ है। सेकंड इक्वेशन क्या होगी? सर, सेकंड इक्वेशन हो जाएंगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ये dz जैसा लग रहा है, अब ये d2 है, ठीक है। लास्ट वाली इक्वेशन, सर लास्ट वाली इक्वेशन भी इसी पैटर्न पे बनेगी। ये हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये हो गया, इतना हो गया। अब ये क्या है? सर, ये तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है भैया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देख के बता सकते हो आप, तो हमने करा भी इस टाइप का। अब सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है वो भी हम लिख लेते हैं, है ना। मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, फिर देखेंगे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0 लिखा है। अब इसी को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम सेकंड वाली इक्वेशन एंड थर्ड वाली इक्वेशन भी लिखने वाले। ये 2 और z एक जैसे लग रहे हैं, है ना, 2 और z एक जैसे दिख रहे थे। अब ठीक है, नहीं अभी भी ठीक नहीं है, अब ठीक है,
लास्ट वाली इक्वेशन क्या बनेगी सर? लास्ट वाली इक्वेशन बन जाएंगी a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अब बताओ मुझे कि भैया इसमें से एक जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और एक क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, कौन सा है वो? थोड़ा कुछ डिफरेंस तो दिख रहा होगा, बराबर दिख रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफरेंस आपको दिखे ना। जल्दी बताइए क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? पहले तो डिफरेंस बता दो, फिर हम देखेंगे कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एंड कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है। सर डिफरेंस की यदि हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल का जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम है, ठीक है। लेकिन इस इक्वल के राइट हैंड साइड और इस इक्वल के राइट हैंड साइड में डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ d1 d2 d3 है, यहाँ 0 0 और 0 है। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ सर ये एक डिफरेंस तो दिख गया और ये मेजर डिफरेंस है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस बस यही है, इसके अलावा और कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर और कोई तो डिफरेंस है ही नहीं। तो भैया इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? सर इसी चीज़ का डिफरेंस होता है। अब हमें ये बता दीजिए कौन सी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है एंड कौन सा सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। तो समझिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, हाँ ये है ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो फिर तो सर ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। हाँ बिल्कुल। आया आपको समझ में? सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में डिफरेंस ये रहता है कि राइट हैंड साइड में यहाँ पर कोफिशिएंट होते हैं, मतलब कोई कांस्टेंट टर्म्स होता है, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म्स जीरो होते कि नहीं होते, या फिर राइट हैंड साइड में जीरो होता है और यहाँ पर कोई ना कोई जीरो के अलावा कोई और कांस्टेंट होता है। इतना सा डिफरेंस था, बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आते हैं वापस हमारे मेन टॉपिक पर जो हम पढ़ रहे थे। समझिए क्या बोला गया है। Let us consider a system of homogeneous linear equation or equation 3 unknowns x, y, z। या तो आप इसको बोलो कि ये जो है वो सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, या फिर ये जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 3 अननोन्स का, ठीक है। अब आपने सर कैसे पहचाना कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है? बहुत आसान है ना। क्या राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म जीरो होना चाहिए? क्या राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म जीरो है? हाँ सर राइट हैंड साइड का कांस्टेंट टर्म जीरो है, इसलिए हम कहेंगे ये सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। अब कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर ऐसे तो हम यहाँ पर भी राइट हैंड साइड को जीरो बना सकते थे, इसको कैसे भैया? सर क्या करेंगे हम, इक्वेशन ये वाली जो है, हाँ इसमें a1x प्लस b1y प्लस c1z, ठीक है। जो d1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया जीरो। ऐसे ये दो इक्वेशन के साथ भी कीजिए। ये हमने कर दिया। सर ये करने के बाद राइट हैंड साइड वाला टर्म्स तो जीरो हो गया, तो मैं बोलूँगा भैया ये तो चीटिंग है ये चीटिंग है। चीटिंग क्यों है? समझिए एक्चुअली क्या बोला गया था कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स जीरो होना चाहिए, ये बोला था ना। हाँ सर कांस्टेंट टर्म्स। अब वो जो कांस्टेंट टर्म्स था वो मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया था, फिर उसके हिसाब से मैंने आपको डिफरेंस समझाया। आपने क्या करा, कांस्टेंट टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, राइट हैंड साइड जीरो बना दिया। अब मैं बोलूँगा सर कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है। आप बोलेंगे कि सर कैसे आपने बोल दिया कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है? देखो ना d1 d2 d3 एग्जिस्ट कर रही है, जीरो नहीं है सर। जब ये जीरो नहीं है तो ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन भी नहीं है। ये क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से चालाकी नहीं दिखानी है ना। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट टर्म्स है ना, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, वो यदि जीरो है राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो वो बन गया सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। और यदि कोई कांस्टेंट टर्म जीरो नहीं है
मतलब कोई कांस्टेंट टर्म्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है जीरो के अलावा कोई और, उसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में d1 d2 d3 मिल जाएंगे और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। आया समझ में आपको? आसान था ना? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसिडर द सिस्टम ऑफ अ होमोजेनियस लाइंस ऑफ इक्वेशन 3, और हम इसको कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ अननोन्स x, y एंड z। ये हो गया। अब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ये हम लिख चुके हैं 1x + b1y + c1z = 0। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लिख चुके हैं। तो भैया होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को इस तरीके से दिखता है, ये आपको याद रखना। ठीक है, ये चीज़ हो गई सर, ये हम चीज़ समझ चुके हैं। आगे बढ़ते। अब क्या होता है कि जो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन है, हाँ सर, उसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको है ना या तो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसका कुछ केस होते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस होता है। टोटल 2 ही केस होते हैं, तो यहाँ पर 2 केस आने वाले हैं। उसमें से पहला केस क्या बोला गया हमें सर? केस 1 में बोला गया है इफ डेल्टा नॉट इक्वल 0। उन्होंने बोला कि डेल्टा की वैल्यू जो है ना वो 0 के इक्वल नहीं है। डेल्टा कैसे फाइंड करोगे सर? वो तो बहुत आसान है, चलो हम बाद में इसको समझेंगे। मतलब ये वाले को कुछ बच्चों को यहाँ डाउट हो रहा होगा कि सर इसके लिए डेल्टा कैसे लिखेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन के लिए। बहुत आसान है, इधर ध्यान दो बोर्ड पे, मैं लिख देता हूँ। डेल्टा क्या होगा? थ्री वेरिएबल है तो 3/3 का डिटर्मिनेंट बनेगा। हाँ सर। फर्स्ट वेरिएबल क्या है सर? x। यहाँ पर a2x है ना, इस चीज को आपको ध्यान रखना, प्रिंट मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर x है, x से कोफिशिएंट क्या है सर? a1 a2 a3, ये आ जाएंगे कॉलम 1 में। y के कोफिशिएंट क्या है सर? b1 b2 b3, कॉलम 2 में आ जाएंगे। कॉलम 3 में c1 c2 c3 आने वाले सर, ये आ गए। तो जब इस 3/3 डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे ना तो यहां से आपको डेल्टा की वैल्यू मिल जाएंगी। इसी डेल्टा की बात हो रही है। तो मान लीजिए सिस्टम ऑफ अ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन आपके पास है, हाँ सर, और आपने डेल्टा की वैल्यू निकाली और डेल्टा क्या हो गया? नॉट इक्वल 0, मतलब 0 के अलावा कोई और वैल्यू मिल गई, पर 0 नहीं मिलनी चाहिए। तो आप बोलोगे सर डेल्टा नॉट इक्वल 0 है, देन x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 is the only solution of above system। ऊपर वाले सिस्टम के सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे, x 0 होगा, y भी 0 होगा एंड z भी 0 होगा। यदि डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए ना देन सॉल्यूशन क्या होंगे? x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0। बस ये पुट कर देना। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको हम? ट्रिवियल सॉल्यूशन कहेंगे। जब भी आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वहाँ कुछ ये केस 1 एंड केस 2 बनेंगे। अब जब केस 1 एंड केस 2 बनेंगे तो आप कर लोगे, लेकिन क्या होता है क्वेश्चन में क्या होता है कि आपसे पूछा जाता है कि भैया ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, हाँ, उसके ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल रहे, तो आपको समझ जाना है कि x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है एंड z की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है। जब ये तीनों की वैल्यू 0 है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन वाले केस में और क्या कंडीशन रहती है सर? डेल्टा नॉट इक्वल 0 होता है। तो ये भी आपको समझ जाना है कि डेल्टा नॉट इक्वल 0 होगा। हाँ, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी वो आपको फाइंड करने का बोले तब आप फाइंड करोगे। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इतना हो गया। तो ये केस 1 की कहानी थी। आगे बढ़ते हम केस 2। केस 2 में क्या है सर? केस 2 तो आसान होगा। जब केस 1 में बोला गया डेल्टा नॉट इक्वल 0, केस 2 में हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसके अलावा क्या हो सकता है? यही कंडीशन बनेगी ना? हाँ बिल्कुल, इसी टाइप से कंडीशन बनने वाली है। तो यहाँ कंडीशन आ गई डेल्टा इज इक्वल टू 0। अब यदि डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाए, आपको समझ जाना है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसमें भी हम डेल्टा की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और वो यदि 0 आ गई तो केस 2 बनेगा। इतना आपको बस इतना सा ध्यान रखना। और केस 2 में क्या होता है? एट लीस्ट वन ऑफ x, y, z इज नॉन जीरो। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे इसको हम? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहने वाले। आगे बढ़ते हैं हम यहां पर। एक मिनट थोड़ा सा पीछे आने दीजिए।
यहाँ पर एट लिस्ट वन ऑफ एक्स वाई जेड इज नॉन जीरो। इसका मतलब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। एट लिस्ट मतलब कम से कम एक एक्स वाई और जेड आपको मिल गए। अगर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों जीरो मिल गए तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मिला, हाँ सर, और डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा तो आप बोलोगे सर केस वन बनेगा, और केस वन में तो एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, जेड भी जीरो होता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन यदि डेल्टा की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाए, नॉट इक्वल जीरो वाला केस तो आपको समझ में आ गया, जीरो के इक्वल आ गए तो सर जीरो के इक्वल आ गए तो ये हो सकता है कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इसमें से एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। इन तीनों में से कोई एक यदि नॉन जीरो है, सर इसका मतलब फिर से समझा दो। देखो समझो कि मैं सॉल्व करा मैंने एक सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, हाँ सर, उसके डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई, डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई तो आप बोलोगे सर सेकंड वाला केस बन रहा है और इसका जब हमको सॉल्यूशन मिलेगा तो मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू आ गई है 1, वाई की वैल्यू आ गई है 2 और जेड की वैल्यू आ गई है 0। तो क्या ये एटलीस्ट वन नॉन जीरो वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक, है ना, नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो सर दो है, तो ये तो सेकंड वाला केस बन गया। ये भी तो हो सकता है नहीं कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करें, हमें सॉल्यूशन मिले x इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू -1। क्या ये एटलीस्ट वन नॉन जीरो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? हाँ सर कर रहा है। एटलीस्ट वन नॉन जीरो मतलब तीन वेरिएबल में से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, तो हाँ सर है, ये नॉन जीरो है, बाकी ये दो तो जीरो है। इतना आपको ध्यान रखना, तो ये चीज आपको याद ध्यान रखने की, नॉन ट्रिवियल वाला केस बनेगा कब? जब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो एटलीस्ट एक्स वाई जेड तीनों में से कोई एक नॉन जीरो होगा, और इसमें क्या कहेंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन वाला केस कहेंगे। आसान चीजें हैं, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में वो लोग घुमाते हैं आपको और आप लोग उसमें परेशान हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एटलीस्ट वन जीरो इस टाइप की चीज़ों में फंस के रह जाते हैं और गलत आंसर वहाँ पर आया था क्योंकि गलत प्रॉपर्टी अप्लाई करके आते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं ट्रिवियल वाले सॉल्यूशन का केस। नॉन ट्रिवियल में क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होता है, ना कि डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। डेल्टा इज इक्वल टू जीरो कब होता है? ट्रिवियल वाले में होता है। डेल्टा नॉट इक्वल जीरो क्या होता है? नॉन ट्रिवियल वाले में। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, डेल्टा इज इक्वल टू जीरो नॉन ट्रिवियल में होता है, हाँ, और डेल्टा नॉट इक्वल जीरो ट्रिवियल वाले में होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। जैसे मुझे कंफ्यूजन हो गया था ना, वैसे आप क्या करिए, इनको अपने फॉर्मूला सेट में लिखिए, एक दो तीन दिन में जब भी आपको टाइम मिले इसको बार बार देखिए, कोई एक को याद कर लो भाई। जैसे हमने याद कर लिया डेल्टा इज इक्वल टू जीरो मतलब नॉन ट्रिवियल, तो डेल्टा नॉट इक्वल जीरो मतलब ट्रिवियल, उसका रिवर्स कर देंगे हम। चलिए आते हैं, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। क्या बोला गया? गिवन x इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, ठीक है, x इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, वाई इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी जेड, ठीक है, y इज इक्वल टू ए जेड प्लस सी जेड, एंड z इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, वेयर x, y एंड z आर नॉट ऑल जीरो। एक्स वाई और जेड ये तीनों के तीनों जीरो नहीं है। तो आप बोलोगे सर क्वेश्चन आगे मत पढ़िए, उन्होंने जो बोला है ना कि वेयर एक्स वाई एंड जेड आर नॉट ऑल जीरो, ये तीनों के तीनों जीरो है ही नहीं। सर ये तो केस टू वाला बन गया। क्यों भैया? केस टू में तो बोला था एटलीस्ट, तो सर हो रही है ना कंडीशन फुलफिल, एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, वन से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, टू भी नॉन जीरो हो सकते हैं, थ्री भी नॉन जीरो हो सकते हैं, और ये थ्री नॉन जीरो वाला केस बन गया। कौन सा जाएगा? ये नॉन ट्रिवियल। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जो कंडीशन गिवन है ना, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी लिखते हैं जो यहाँ पर अप्लाई होने वाली है। नॉन ट्रिवियल मिल गया सर। नॉन ट्रिवियल में क्या होता है? सर नॉन ट्रिवियल में डेल्टा इज इक्वल टू जीरो होता है। देखो आपने अभी तो लिखवाया है हमें डेल्टा इज इक्वल टू जीरो जब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले, ठीक है, ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1। क्या होगा कि आपको तीन इक्वेशन दे दी गई है और बोल दिया गया है, इनडायरेक्टली बोला कि नॉन ट्रिवियल वाला केस है, मतलब डेल्टा इज इक्वल टू जीरो है। देन आपको प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 के इक्वल है। कैसे करोगे? सर
वो सब तो ठीक है, हम कर लेते यदि हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होती तो, सॉरी सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन गिवन होती तो। क्यों भी गिवन नहीं है क्या सर? उसमें तो राइट हैंड साइड में जीरो होता है, यहाँ तो राइट हैंड साइड में सी वाई प्लस बी जेड लिखा है, इसके भी राइट हैंड साइड में ए जेड प्लस सी एक्स लिखा है, इसके भी राइट हैंड साइड में बी एक्स प्लस ए वाई लिखा है, वहाँ तो जीरो होता है। यहाँ तो आपने क्वेश्चन ऐसा लेकर आया, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलूँगा भैया ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन ही है। कैसे है समझिए। सबसे पहले तो है ना, आप एक काम करिए, ये जो 3 इक्वेशन आपको गिवन है ना, इसको यहाँ लिख लीजिए, फिर इसको हम अरेंज करते हैं। पहली इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड। दूसरी इक्वेशन क्या है सर? दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू ए जेड, ठीक है, प्लस सी एक्स। और लास्ट वाली इक्वेशन सर, लास्ट वाली इक्वेशन गिवन है z इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, ये हो गया। तो बताओ मुझे कि मैं क्या करूं कि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाए। सर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की यदि हम बात करें तो हमारे पास उसका जनरल फॉर्म ये लिखा हुआ है, ये रहा, कुछ इस तरीके से दिखती है। इसको यदि हम थोड़ा ऑब्जर्व करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाँ कोफिशिएंट कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब सारे के सारे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में थे और कांस्टेंट टर्म्स राइट हैंड साइड में थी, और कांस्टेंट टर्म्स क्या थी? जीरो थी। ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो सेम प्रॉपर्टी सर हम यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, मतलब सारे के सारे वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे एक्स वाई जेड को, ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे। फिर चेक करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है या सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है। तो सबसे पहले कौन सी इक्वेशन सॉल्व करूं सर? इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन को करते हैं। क्या लिखा है? एक्स इज इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे सर? एक्स एज इट इज लिख रहने देंगे, इन दोनों के दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले सी वाई को करेंगे तो माइनस सी वाई, बी जेड को करेंगे तो माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन आ गई। सर ऐसा तो हम दूसरी और तीसरी वाली के साथ भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कीजिए, आप यही करना है आपको यहाँ पर। तो सारे के सारे वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? y, लिखिए रहने दीजिए y माइनस ए जेड इधर आ जाएगा, मतलब ए जेड को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस ए जेड, सी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस सी एक्स इज इक्वल टू 0। सर बन गई भी, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि देखो ना पैटर्न क्या है, एक्स वाई जेड, यहाँ भी एक्स वाई जेड होना चाहिए। तो सर ऐसे तो एक मिनट, ये सी एक्स था ना, तो मैंने सी जेड कैसे लिख दिया? मेरी गलती थी है ना। उस ऐसी गलती अगर हो जाए ना तो उसे करेक्ट कर लिया करो, वरना आगे है ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, दिक्कत होती है हमें। सबसे पहले एक्स को लिखेंगे तो हो जाएगा सर माइनस सी एक्स, फिर वाई को लिखेंगे तो ये प्लस वाई, जेड को लिखेंगे तो माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0। सर ये दूसरी इक्वेशन भी बन के तैयार हो गई, मतलब होमोजीनियस के फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश की इसको। थर्ड वाले को लिखेंगे जेड इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई। क्या होगा यहाँ पर सर? जेड एज इट इज, ठीक है, बी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस बी एक्स, ए वाई को लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ए वाई इज इक्वल टू 0। अब सर सबसे पहले एक्स वाले टर्म्स को लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, सॉरी ये वाला आएगा, मैं उधर चले गया था, माइनस बी एक्स, फिर वाई को तो माइनस ए वाई, फिर जेड को तो प्लस जेड इज इक्वल टू 0। आया आपको समझ में? आसान था ना। ये हो जाएगा माइनस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये आ गया, 3 इक्वेशन मिल गई। हाँ इसको सिस्टम के फॉर्म में लिख दो मुझे। सर सिस्टम कैसे? अरे सीक्वेंस में लिखते थे ना हम, तभी तो हम डेल्टा फाइंड कर पाएंगे यहाँ से। और यहाँ बोला है हमने डेल्टा इज इक्वल टू 0 क्योंकि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो वहाँ से डेल्टा निकालना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? सिस्टम के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन आ जाएंगी एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस
माइनस सी एक्स प्लस वाई माइनस ए जेड इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन कॉपी करते समय ना प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना, वेरिएबल का भी ध्यान रखना। अगर आपकी छोटी सी गलती हुई, यहाँ जैसे माइनस सी एक्स था और आपने यहाँ पर देखा माइनस सी एक्स और वहाँ लिख दिया प्लस सी एक्स, भाई आंसर गलत आएगा। डेल्टा इज इक्वल टू 0 से फिर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। लास्ट वाली इक्वेशन माइनस बी एक्स माइनस ए वाई, ये आ गया। ये बन गई सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन। क्यों सर? क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है। सर राइट हैंड साइड थोड़ी देखते, वहाँ तो हम कांस्टेंट टर्म्स देखते हैं। हाँ तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स क्या है सर? ये राइट हैंड साइड वो 0 ही है। तो ये सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। अब भैया मुझे बताओ कि मैं डेल्टा कैसे फाइंड करूँगा? सवाल वही आ रहा है, डेल्टा निकालना है मेरे को। डेल्टा इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तभी शायद हम ये प्रूफ कर पाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 1 होगा। तो डेल्टा कैसे लिखोगे? सर डेल्टा लिखना आपने भी सिखाया था हमें, और यहाँ जो आपने सिखाया था ना डेल्टा यहाँ पर, तो ये रहा डेल्टा। डेल्टा में हम क्या करते हैं, जो x है ना, हाँ उसके जो कोफिशिएंट है a1 a2 a3 कॉलम 1, ऐसे y का कोफिशिएंट b1 b2 b3 कॉलम 2 में पुट कर दिए, z के कोफिशिएंट c1 c2 c3 कॉलम 3 में पुट कर दिए। यही पैटर्न को वहाँ भी हम फॉलो कर लेंगे तो वहाँ हमारा डेल्टा बन के तैयार हो जाएगा। डेल्टा इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट का ऑर्डर क्या होगा सर? 3 वेरिएबल है तो 3/3 का होगा। ठीक है, x के कोफिशिएंट क्या है सर? यहाँ पर 1 है, 1 आ गया। यहाँ पर माइनस सी है और यहाँ पर माइनस बी है। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या है सर? माइनस सी है, यहाँ पर प्लस 1 और यहाँ पर माइनस ए। यहाँ पर सर माइनस बी है हमारे पास और यहाँ पर है माइनस ए और यहाँ पर 1 है। और ये किसके इक्वल है सर? ये 0 के इक्वल है। पहले इसको डेल्टा को सॉल्व करो, यहाँ पर ए बी सी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। बस यही करना है, ठीक है ना? 1 मिनट, बस यही करना हमें। तो इतना समझ में आया आपको? अब मुझे बताइए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे। डिटरमिनेंट दे दिया गया है। हाँ सर डिटरमिनेंट हमें गिवन है, डायरेक्ट एक्सपांसेशन कर देते हैं सर। क्यों भैया? डायरेक्ट एक्सपांसेशन से क्या होगा सर? यदि हम डायरेक्ट एक्सपांसेशन कर देंगे तो जो हमें वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, हाँ उसे 0 के ऊपर पुट कर देंगे क्योंकि बोला गया नॉन ट्रिवियल, और फिर हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। ये हमें प्रूफ करना है ना, ये वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। तो मुझे जरा सोच के बताइए कि क्या पॉसिबल है ये? हाँ सर पॉसिबल तो है। ठीक है पॉसिबल तो है, ये बात मैंने मान ली, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? हाँ सर कॉम्प्लिकेटेड तो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मिक्सर हो जाएंगी चीज़ें, और डिटर्मिनेंट है और फिर वहाँ से कॉमन लो, सब्ट्रैक्ट करो, एडिशन करो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। तो वो जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ तरीका, और वहाँ से आंसर आने के बहुत कम चांस है क्योंकि हमसे गलतियाँ हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं ना सर, एक्सपांसेशन तो हम करेंगे, लेकिन पहले किसी रो को जिसके करस्पॉन्डिंग हम एक्सपांसेशन करने वाले हैं, जैसे हम रो 1 करस्पॉन्डिंग ज़्यादातर करते हैं, तो उस रो के जो एलिमेंट्स है उसको कांस्टेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे रो 1 करस्पॉन्डिंग में करूँ तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, सेकंड एलिमेंट माइनस सी, थर्ड एलिमेंट माइनस बी। तो फर्स्ट तो ठीक है कांस्टेंट, ये 2 कांस्टेंट में चेंज हो सकते हैं क्या सर? हो सकते चेंज। कैसे होंगे सर? रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट मतलब कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट तो भैया सही है, मतलब रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो तो सही लिखा हुआ है कांस्टेंट। सेकंड एलिमेंट माइनस सी है, तो इसको कांस्टेंट में सर हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? कॉलम 2 है ना सर ये, हाँ कॉलम 2 को हम रिप्लेस कर देंगे कॉलम 2 प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉलम 1, सी टाइम्स ऑफ कॉलम 1। कॉलम 3 में सर, कॉलम 3 में भी कुछ इसी टाइप का सिमिलर ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे। कॉलम 3 हाँ उसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे? बी टाइम्स ऑफ कॉलम 1। उससे क्या होगा चेक करते हैं, कांस्टेंट टर्म्स हमें मिलने वाला है, चेक करते हैं हम। अब यहाँ पर बोर्ड पे आप लोग प्लीज़ ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि ऑपरेशन को ढंग से परफॉर्म ही नहीं करते, फिर उनको ऑपरेशन परफॉर्म करते नहीं आता है, कई बार यहाँ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। सो प्लीज़ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे करने वाले हम ऑपरेशन, कैसे परफॉर्म करने वाले। मुझे बताओ कॉलम 1 में कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्या? नहीं सर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। सो कॉलम 1 को कॉपी करो, पेस्ट कर दो। ठीक है सर, 1 माइनस सी माइनस बी। कॉलम 2 में
सर कॉलम 2 में, हाँ हमने कॉलम 2 में ऑपरेशन परफॉर्म किया है। क्या किया है, कॉलम 2 प्लस सी टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो कॉलम 2 में हम ये ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले कॉलम 2 को लिख दो सर, ये हो जाएगा माइनस सी 1 माइनस ए। क्या ऐड करेंगे उसमें, सर उसमें हम ऐड करेंगे सी टाइम्स ऑफ कॉलम 1, मतलब कॉलम 1 को सी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस बी सी। हाँ सही है, बाकी सारी चीज़ें सही है। कॉलम 3, सर कॉलम 3 में तो हम आसानी से कर सकते हैं। कॉलम 3 मतलब हमें बोला गया कॉलम 3 प्लस बी टाइम्स ऑफ कॉलम 1। सो कॉलम 3 क्या है, ये है माइनस बी माइनस ए 1। इसमें सर हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, बी टाइम ऑफ कॉलम 1। कॉलम 1 को बी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा, माइनस सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी आ जाएगा, और माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आएगा। मैंने सही लिखा है, हाँ सर बाकी सारी चीज़ें आपने सही लिख दी है। बाकी सारी क्या, सभी चीज़ें मैंने सही लिखी है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। सो डेल्टा इज इक्वल टू, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर 2 टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। कौन कौन से, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये होगा 0। तो रो 1 के एलिमेंट क्या मिले सर, 1 0 0, ठीक है ये हो गया। रो 2 के बारे में क्या कहोगे, सर रो 2 में यहाँ पर है माइनस सी, ठीक है, यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस ए माइनस बी सी, माइनस ए माइनस बी सी, ठीक है। इसके बारे में कहो सर, यहाँ पर मिल जाएगा माइनस बी और यहाँ मिलेगा माइनस ए माइनस बी सी, और यहाँ मिलेगा 1 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। अब एक्सपांसिएशन करो सर, अब क्यों, अरे भैया अब रो 1 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांसिएशन करोगे ना, हाँ आसानी से हो जाएगा। अब इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, करते हो रो 1 का करस्पॉन्डिंग। तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्लस, सेकंड माइनस और थर्ड प्लस। एक्सपांसिएशन में जब हम ओपन करते तो साइन अलॉट करते हैं इनको, मैंने आपको सिखाया है ना, फर्स्ट लेक्चर में सिखा दिया था। तो 1 के साथ क्या साइन है सर, प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 वाली रो को 1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बन गया हमारे पास सब डिटर्मिनेंट, इसे यहाँ लिख दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी सी 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। रो 1 का सेकंड एलिमेंट सर 0 है, 0 के साथ माइनस साइन है तो माइनस 0, 0 वाले रो को 0 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे तो ये बन गया सब डिटर्मिनेंट, इसे यहाँ लिख देंगे हम। लिखूं क्या उसमें, नहीं सर मत लिखो, क्यों, क्योंकि हाँ अगर हम उसे वहाँ लिख भी देते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, फाइनली 0 ही होने वाला है, तो 0 एज इट इज लिखे रहने दीजिए, ठीक है। लास्ट वाला एलिमेंट सर वो 0 है, ठीक है, प्लस 0, इसकी रो को कॉलम को डिलीट करा, ये बन गया सब डिटर्मिनेंट, इसे यहाँ लिख दीजिए। उसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा सर 0, तो ये 2 मिल गए हमें 0। अब इसको सॉल्व कर सकते हो सर, ये तो बहुत आसान हो गया सॉल्व करना, इसे सॉल्व करना आसान हो गया है। चलो इसको न्यू पेज में हम कॉपी कर लेते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू, हमें मिला डिटर्मिनेंट 1 माइनस सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी, ये आपको मिल गया। अब आगे क्या करेंगे हम सर, 2/2 का डिटर्मिनेंट है ना, हाँ डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दीजिए, ओपन कर दीजिए, ठीक है कर देते। सो डेल्टा इज इक्वल टू, लगा दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 1 माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है, फिर आ गया बीच में माइनस, माइनस ए बी सी मल्टीप्लाई होगा माइनस ए माइनस बी सी मल्टीप्लाई होगा माइनस ए माइनस बी सी से, इतना हो गया। डेल्टा इज इक्वल टू, अब इसको एज इट इज लिखे रहने दो, अभी हम ब्रैकेट ओपन नहीं करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि एक साथ सब में ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे हम चाहते हैं एक साथ सब में ऑपरेशन परफॉर्म हो। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर एक प्रॉपर्टी होती है m पावर p m पावर q, तो जब हमारा बेस सेम रहता है ना, हाँ तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ भी तो सर बेस सेम है, हाँ बिल्कुल, और इन दोनों की पावर 1 1 है तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। कर दीजिए ऐड, कर देते ऐड, तो ऐड करने पे क्या मिलेगा, माइनस ए माइनस बी सी पावर 2 होल पावर 2। डेल्टा इज इक्वल टू, अभी भी ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, क्यों,
क्यों ब्रैकेट ओपन नहीं करना है? चलो यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ बताओ क्या करोगे? सर ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, होल पावर टू इसको एक्सपेंशन कैसे करेंगे? मैं बताता हूँ ना कैसे करेंगे, बोर्ड पे बस ध्यान रखो। माइनस ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? सर माइनस ए कर्ली ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, और यहाँ पर प्लस ऑफ माइनस बी सी। क्या ये मैंने सही लिखा है क्या? हाँ सर लिखा तो आपने सही है। अब आप क्या करने वाले हो? यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे भैया, m प्लस एन होल पावर टू, ये होता है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m इंटू एन, यही होता है ना? हाँ सर होता तो यही है। बस लगा दीजिए डेल्टा इज इक्वल टू, वहाँ लगाना है आपको। अब यहाँ पर भी आप ब्रैकेट ओपन करिए, वहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और चेक करिए कौन से टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, कौन से टर्म्स बच रहे हैं। बस हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ज़्यादा कुछ बचा नहीं अब। तो सर सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, तो 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लगा दीजिए m प्लस एन होल पावर टू। सर ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ m इंटू एन। तो यहाँ पर m क्या है? माइनस ए पावर टू, n क्या है? माइनस बी सी पावर टू प्लस 2 m इंटू एन, m क्या है? माइनस ए, n क्या है? माइनस बी सी। ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट, यहाँ जैसे ही ब्रैकेट ओपन करूंगा मिलेगा ए स्क्वायर, यहाँ जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या मिलेगा? सर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिलेगा? ये ए बी सी इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। इतना आया समझ में? हाँ सर यही मैं कर देता हूँ। 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जैसे आप ब्रैकेट ओपन करोगे ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर कैंसिल तो हो गया, ये कैंसिल होगा ये दोनों, और कुछ नहीं सर, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो क्या मिला आपको? सर डेल्टा इज इक्वल टू हमें मिला 1 माइनस बी स्क्वायर, क्या मिला आपको? 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रहा माइनस ए स्क्वायर माइनस 2abc, ये हो गया। पर ये तो हमें प्रूफ ही नहीं करना था। सर प्रूफ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ये जो भैया है ना वो नॉन ट्रिवियल सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन है, इसलिए इसका डेल्टा क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डेल्टा 0 पुट करने वाले हैं। तो डेल्टा जैसे ही 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2abc इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम? सर इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -1, बाकी राइट हैंड साइड वाले टर्म्स एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? सर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब -1 से, तो ये हो जाएगा -1 से हमने लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया, राइट हैंड साइड को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ईच टर्म -1 से मल्टीप्लाई होने वाले। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 2abc प्लस 2abc। तो राइट हैंड साइड में क्या मिला आपको? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू -1 इंटू -1, सर 1 हो जाएगा। हमें प्रूफ करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1। क्या यही हमारा भी आंसर आया? हाँ सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc इज इक्वल टू 1 आ गया। हैंस प्रूव दैट। आसान था ना? सो आपको आज के लेक्चर में मैं पढ़ा दिया कि सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को सॉल्व कैसे करते, दोनों के सॉल्यूशन कैसे बनते, और उनके अलग अलग केस भी क्या होते हैं, वो सब चीज़ हम आज के लेक्चर में देख चुके। मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने आपको आज पढ़ाया सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।